Good morning. Welcome back to the connecting lecture of Darwinism. So last जो lecture था अपना I don't know because of some technical error मैं और भी बोलते जा रहा था और last का कुछ 20 minutes was not recorded. So जो last 20 minutes में मैंने जो बोला that was the example of dogs which we will be talking about in the subsequent lecture today. ठीक है, मैं आपको डॉग्स की एग्जांपल दे रहा था, है ना, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नतीजा है, राइट. ह्यूमंस हैव सेलेक्टेड two different breeds of dogs and they give rise to a new breed of dog. So technically दो वेरिएबल ऑर्गेनिज्म साथ में आने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है. So ऑल टुगेदर ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ऐसा अगर हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, सिमिलरली ऐसा ही सिलेक्शन अगर नेचर कर रहा है टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, टू डिफरेंट ग्रुप में से इंडिविजुअल्स को बचाकर अगर वो उनको ब्रीड कर रहा है, सो इट इज गिविंग राइज टू न्यू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. सो ये पूरी की पूरी जो कहानी है उसके बुक की, वी विल ट्राई टू लिस्ट डाउन in different type of different postulates. So what we are discussing in this particular class, मैं आपको डॉग का एग्जांपल सब्सिक्वेंटली जब अपन ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है. अल्फ्रेड रसल वॉलेस, इसका कंट्रीब्यूशन आपको मैंने बताया दैट ही वाज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ डार्विन एंड ही आल्सो सपोर्टेड नेचुरल सिलेक्शन. उसने नेचुरल सिलेक्शन में इतने ज्यादा एक्सटेंसिवली काम किया दैट he explained the types of natural selection as a science of ecology, as a science of evolutionary biology. उसने science of बहुत extensively natural selection पे काम किया. Okay, so that was basic introductory session with respect to Darwin and Darwin's history and Darwin's work. Now what is the entire hallmark steps what Darwin explained in his book Origin of Species. तो Darwin के जो postulates हैं, let's go ahead and talk about Darwinism. Postulates of Darwinism or Darwin's theory of natural selection. Postulates. So सबसे पहला postulate है that is overproduction. ओके, सबसे ज्यादा जो ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज रेफर्ड टू एज ओवर प्रोडक्शन. ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑल्सो रेफर्स टू हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. So according to Darwin, the first important point which supports or which has given rise to evolution is overproduction. जब एक ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोड्यूस करेगा, है ना, एक कॉमन एंसेस्टर बहुत ज्यादा नंबर में बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेंगे. हियर ओवर प्रोडक्शन लीड्स टू इज रेफरिंग टू हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं बेटा, तो इंसेक्ट्स की रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा है. अगर मैं टाइगर्स की बात करूं तो कंपैरेटिवली उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम है. अगर मैं एलिफेंट्स की बात करूं, एलिफेंट्स की रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और कम है, 2 साल में एक बच्चा पैदा हो रहा है, राइट. बट दैट इज नॉट द केस फॉर इंसेक्ट्स, दैट इज नॉट द केस फॉर प्लांट्स. एक फ्रूट, एक पंपकिन इतना सारा सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है. सो टेक्निकली जो प्लांट्स का ओवर प्रोडक्शन है ना, प्लांट्स कैन एब्सोल्युटली प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज. सो इसीलिए हम बोलते हैं कि आज अगर मैं डोमिनेंट हूं, ह्यूमंस डोमिनेंट है, अगर ह्यूमंस को पूरे इसमें से निकाल दिया तो जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो हमसे ज्यादा डोमिनेंट है वो है प्लांट्स. ठीक है, सो बोलने का मतलब ये है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज टू जेनरेट. ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप, अर्थ में आज अलग अलग डाइवर्सिटी है, राइट. देयर आर कितने मिलियंस ऑफ बर्ड्स है, उसमें भी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कितने डिफरेंट है, वेरिड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स.
Is that right? So इतना varied and इतना diversified जो nature है, that is a result of, it comes from a common ancestor, that is what Darwin said, and common ancestor का होता है modification, and modification के वजह से होता है branching descent. ठीक है, ये NCERT में दिया हुआ है. So अगर एक ऑर्गेनिज्म को वेरिएबिलिटी या वेरिएशंस शो करने हैं, so definitely an organism has to show overproduction, right? So when you talk about a dog, imagine करो कि dog has given birth to 5 pups. So 5 puppies में से 2 almost similar लिखेंगे मदर से, है ना, और 2 altogether अलग दिखेंगे, है ना. So इससे भी आप देखकर समझ में आ सकता है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी उतना ज्यादा वेरिएशन, देयर इज मोर स्कोप ऑफ वेरिएशन, एंड इफ देयर इज मोर स्कोप ऑफ वेरिएशन देयर इज मोर नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ स्पीशीज एंड द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज बिकम्स स्ट्रॉन्गर. अगर मैं लार्जेस्ट फाइलम की बात करूं, लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. उसमें लार्जेस्ट क्लास कौन सा है? लार्जेस्ट क्लास इज इंसेक्टा. तो आपको ये पता है कि आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स के पास हार्ड काइटिनस कवरिंग मिली उनको, तो दे कुड सर्वाइव, दे एंड और एक स्ट्रेटजी ये थी कि उन लोग बहुत सारे बच्चा पैदा कर सकते थे, राइट. सो चांसेस ऑफ वेरिएशन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है, तो ज्यादा नंबर ऑफ गैमेट्स बनने पड़ेंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ गैमेट्स का मतलब एवरी डिस्टिंक्ट गैमेट्स आर नॉट डिफरेंट, गैमेट्स आर नॉट सिमिलर, सो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड इनकी वजह से वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द नेचर. तो अकॉर्डिंग टू हिम the first important, ये पूरा स्टोरी के जैसे चल रहा है, the first and important most important thing aspect which should take place is overproduction. An organism has to have the ability to reproduce at a very high rate, so that is why we can see greater diversity. So here what he said was overproduction leads to increased chances of variation. Increased chances of variation, ठीक है. उसको मियोसिस मायोसिस कुछ भी नहीं पता था, उसने ऐसे बोला कि जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना डिफरेंट टाइप के बच्चे पैदा होंगे, ठीक है. आउट ऑफ 100 kids और आउट ऑफ 100 crops, right, almost 75 crops are of same size, but 10 crops are of smaller size, and 10 crops are of let's say for example longer size, and 5 died. इमेजिन कर लो ऐसे ही, ठीक है. तो अब आपके ही क्रॉप में से, आपके ही फील्ड में से आपको 3 अलग अलग टाइप के 3 अलग अलग वैरायटी मिल गई, है ना. एक तो लीथल है इसलिए हुआ ही नहीं, एक डॉर्फ वैरायटी मिल गई, और एक टॉल वैरायटी मिल गई, और एक नॉर्मल वैरायटी मिल गई, करेक्ट. So here to have a different type of population, to have different type of organisms, you need to have overproduction. Hence जो फैमिली या जो एनिमल ग्रुप ओवर प्रोडक्शन करता है उस ग्रुप में ज्यादा टाइप ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी है. सो हियर इट टॉक्स अबाउट द एंटायर फर्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट ओवर प्रोडक्शन. इसको मैंने बहुत अच्छे से आपके बुक में एक्सप्लेन करवाया है, right. So overproduction is correlated with greater number of involving or incorporating greater number of variations. Is that right? इसीलिए हाथियों में वेरिएशन इतना इजीली अपन को दिखता नहीं है. क्यों? बिकॉज हाथी बेटा 2 साल में एक बच्चा पैदा कर रहा है, राइट. बट व्हेन यू टॉक अबाउट, जैसे I was going through, I don't know, I went through a trailer to white tiger. Occurrence और chances of appearance of white tiger is very, albino tiger जिसको हम बोलते हैं, that's very rare, है ना. अगर बहुत रेयर केसेस, अगर एक बच्चे को, अगर एक पेरेंट को या अगर एक लायनेस को एक साथ मोर देन 4 या 5 बच्चे हुए हैं, बहुत रेयर चांसेस है कि उसमें से एक व्हाइट टाइगर होगा. इज दैट राइट? सो चांसेस आर, इफ यू वांट टू फाइंड
सिमिलैरिटी तो भी आपको ओवर प्रोडक्शन चाहिए। अगर इफ यू वांट टू फाइंड वेरिएशंस, आपको ओवर प्रोडक्शन बिल्कुल चाहिए। इसलिए इंसेक्ट्स में बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन है, एंड इसीलिए इंसेक्ट्स में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, है ना। बीटल्स की इतनी वैरायटी देखी है हमने, राइट, इतनी कलरफुल वैरायटीज देखी है। मशरूम्स की इतनी अलग अलग टाइप की वैरायटीज देखी है हमने। Is that very clear? But we cannot see variety or we cannot see species differences in elephant. Elephant में दो ही टाइप के elephant हमको आज पता है, that is Asian elephant and African elephant. African elephant के tusk या ivory बहुत लंबे लंबे होते हैं और कान बड़े बड़े होते हैं। Is that right? So that is one particular property which you need to understand with respect to उसका जो टेक्स्ट बुक का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक उसने जो एक्सप्लेन किया है पहले चैप्टर में जो एक्सप्लेन किया, दैट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ ओवर प्रोडक्शन और हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कॉमन सेंस है बेटा, अगर एक छोटा सा लैंड पीस इमेजिन कर लो, एक आइलैंड है जहां पे ओवर प्रोडक्शन हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म का, ओके, जितना ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना ज्यादा खाना लगेगा, है ना। सो नाउ when you talk about overproduction, है ना, different type of organisms are produced, so there will be struggle for life, there will be struggle for food, there will be struggle for shelter, there will be struggle for each and every aspect of life, है ना। nature is not very calm, wildlife is not very subtle, है ना। वाइल्ड लाइफ में अगर एक जानवर मरता है तो एक जानवर जिंदा रहता है। सो इट्स द एंड, द डेथ ऑफ वन इंडिविजुअल इज द लाइफ ऑफ अनदर इंडिविजुअल। सो नेचर इज वेरी क्रूअल, नेचर इज एब्सोल्युटली ruthless in terms of carrying the perpetuity of life, ठीक है। लाइफ हैज टू एंड फॉर समवन टू स्टार्ट फॉर समवन, इज दैट राइट। हम बोलते हैं ना अंत ही आरंभ है, आई डोंट नो क्यों बोला मैंने, बट ये आपने बड़ी बड़ी मूवीज में डायलॉग सुने होंगे, राइट। सो नेचर भी यही चाहता है, नेचर भी यही देख रहा है कि अगर इतने सारे बच्चे पैदा हो गए तो खाने के लिए कहाँ जाएंगे, तो अगर खाने के लिए जाएंगे खाने में भी उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज द फूड सोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। सो ओवर प्रोडक्शन लेड टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बिकॉज पॉपुलेशन तो बढ़ती गई, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्केर्सिटी और लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड सोर्सेज अवेलेबल, देयर वाज स्ट्रगल फॉर फूड, देयर वाज स्ट्रगल फॉर शेल्टर, देयर वाज स्ट्रगल फॉर मेंटेनिंग। खाओगे, है ना, अगर जानवर को इनफ अमाउंट ऑफ फूड मिलेगा, द ऑर्गेनिज्म विल बी एब्सोल्युटली फिट, फिजिकली फिट, डिजीज फ्री रहेगा, है ना, एक्टिव रहेगा, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहेगा, जेनेटिकली एक्टिव रहेगा, एंड एब्सोल्युटली द ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू पास हिज जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो घूम फिरकर बात अपना आता है सेकंड प्रॉपर्टी पे या सेकंड पोस्टुलेट पे, दैट ओवर प्रोडक्शन के बाद जो स्ट्रैटेजी ओवरकम होगा या फिर ओवर प्रोडक्शन के बाद जो मेन प्रॉब्लम अराइज होगा, दैट वुड बी स्ट्रगल फॉर लाइफ या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। Now, struggle for existence is basically explaining that due to high population and limited food sources, or high number of population and limited food sources, there would be struggle for existence, struggle for life। आपने ये भी चीज सुनी होगी कि अगर आपने कोई पेट बर्ड रखा है ना, नेचर बहुत बहुत क्रूअल है फॉर सम ऑर्गेनिजम्स, है ना। यहाँ पे अगर आप दी बेस्ट हो, you will be able to survive, otherwise you will be smashed, you will be completely destroyed, your existence will be destroyed by your fellow beings,
ठीक है, आपने बचपन में ये स्टोरी सुना होगा कि अरे लोग बोलते हैं कि अरे कोई बर्ड को हाथ नहीं लगाना है, एक बार तुमने बर्ड को हाथ लगा दिया या एक बार तुमने बर्ड को घर पे ला दिया है ना, ह्यूमन का टच लग जाता है तो बाकी बर्ड्स उसको पकड़कर मार डालते हैं, राइट? व्हाई कांट यू रिलीज योर पेट? अगर वो पेट है, आपके पास एक बर्ड है जो पेट के जैसे आपके साथ रह रहा है, यू शुड नॉट बी रिलीजिंग इट इनटू द वाइल्ड, बिकॉज अगर आप वाइल्ड में रिलीज नहीं करोगे वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, बिकॉज बाकी के ऑर्गेनिजम्स उस पे, बाकी के बर्ड्स उस पे हावी हो जाएंगे। अब यहाँ पे लॉजिक लगता है सर क्यों? एक बार ह्यूमन का हाथ लगने के बाद ऐसा क्या होता है, ह्यूमन को क्या हमारी गंध आती है क्या? मेरा भी ऐसे लॉजिक पहले लगता था, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द यू नो प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, ये यहाँ पे हमको समझ में आती है कि जो पेट बर्ड्स होते हैं या फिर जो ह्यूमन कांटेक्ट में जो बर्ड्स रहते हैं या ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ जो बर्ड्स बड़े होते हैं, सो दे आर कंपैरेटिवली, उन्होंने नेचर में स्ट्रगल देखा ही नहीं है, राइट? दे डिडंट फॉर नाउ दे आर सो डिपेंडेंट ऑन अस, हम उनको सुबह खाना देते हैं, शाम को खाना देते हैं, सो दे डोंट हैव टू लुक आउट फॉर फूड, व्हाटएवर दे गेट दे आर हैप्पी विद दैट, सो देयर लाइफ इज एब्सोल्युटली चिल्ड, करेक्ट? किसकी? पेट्स की। बट नेचर ऐसा नहीं है ना, नेचर इज वेरी कॉम्पिटिटिव, नेचर में इतना कंपटीशन है, तो अगर आप बहुत वीक हो, सहमे हो, अगर आप खाने के लिए हाथ झटपटाहट नहीं कर रहे हो तो आप भूखे रहोगे, सो अगर आप भूखे रहोगे तो आप मर जाओगे। So in other words, if you do not work in the nature, if you do not struggle in the nature, you will not get food and your growth and development as a population will absolutely be stunted, वहां पे रुक जाएगी, राइट? तो अब इस पॉइंट को अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है, सो इट्स कंपैरेटिवली वेरी सिंपल। अगर मैंने बर्ड्स को बाहर रिलीज भी कर दिया, क्योंकि उस बर्ड ने, क्योंकि वो हमारे साथ रहता था, क्योंकि उस बर्ड ने स्ट्रगल ही देखा नहीं है, तो बाकी जो बर्ड्स होते हैं उनको समझ में आता है, बिकॉज वो होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी से समझ में आता है कि इंसान कॉन्फिडेंट है। अगर आप डेमो में आ रहे हो, अगर आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, तो हमको समझ में आता है कि थोड़ा सा इंसान नर्वस है। सो सिमिलरली बर्ड्स की एनिमल इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो बर्ड्स आल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर, बिकॉज अभी तक वो ग्रुप में रहते थे, है ना, they used to live in their niche. All of a sudden they encounter a new bird, and this new bird with his physical appearance and with his साइकोलॉजिकल अपीयरेंस, ये बर्ड थोड़ा सा वीक लगता है, ठीक है? अब बाकी के बर्ड्स उस बर्ड पे हावी हो जाएंगे, क्यों? बिकॉज अगर वो बर्ड जिंदा रहा, ठीक है, तो लॉजिकली क्या होगा, वो बर्ड करेगा तो कुछ नहीं, है ना? अगर वो बर्ड जिंदा रहा, ही विल बी अ कॉम्पिटिटर फॉर देयर फूड। वो तो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो बेचारे मेहनत कर ही रहे। अगर ये कमजोर बर्ड जिंदा रहा तो ये उनके फूड के कंपटीशन में रहेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो चोरी छुपे फूड खा लेके भाग जाए, राइट? तो ऐसा हो सकता है ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मैं सबको एक कैरेक्टर देके बता रहा हूं, इज दैट राइट? तो ऐसा शायद अगर हो गया होगा, तो दैट इज द मेंटालिटी, दैट इज द आइडियोलॉजी। ऐसे बहुत सारे इकोलॉजिस्ट बोलते हैं दैट इफ दैट पर्टिकुलर बर्ड सर्वाइव्स, इट विल टेक्निकली बी अ कॉम्पिटिटर फॉर देयर फूड, राइट? और नेचर को पता है और उनको भी पता है कि अगर ये बर्ड मर गया तो एटलीस्ट इसका जो हायर लेवल है कंज्यूमर का, वो उसको कंज्यूम कर लेगा। सो टेक्निकली देयर पॉपुलेशन दैट व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी वीक पॉपुलेशन, वो मर गया, right? So nature is full of competition. Why nature is full of competition? Because there is struggle, there is absolutely limited sources of food, and this limited sources of food and high rate of reproduction are responsible for what I call struggle for existence. Is that right? So जब struggle for existence होगा, जब खाने के लिए मारामारी होगी, राइट? सो ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे जिराफ के केस में था, जब खाने के लिए मारामारी हो रही थी, तो जो लॉन्ग नेक जिराफ अकॉर्डिंग टू डार्विन सर्वाइव्ड। क्यों? क्योंकि इनके पास एक एडवांटेज थी, एक और एबिलिटी थी। इज दैट राइट? सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर लिविंग, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल लीड्स टू
डेवलपमेंट, और देखो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है ना। तो ये सब जो चीजें हो रही है दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से देयर विल बी वेरिएशंस इंट्रोड्यूस्ड, है ना। जो ऑर्गेनिज्म इजीली सरवाइव कर पाएगा, मतलब वो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी स्ट्रांग है, और अगर वो स्ट्रांग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा और लार्ज नंबर में रिप्रोड्यूस करेगा, तो चांसेस ऑफ वेरिएशन एंड चांसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इज वेरी एविडेंट। सो द नेक्स्ट theory or the theory name, next postulate which we will be discussing in this particular context is variations or variability and heredity। ओके, इमेजिन कर लो कि एक आइलैंड है, ठीक है। अब आइलैंड में कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, इमेजिन कर लो नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो जो भी ऑर्गेनिज्म, एक रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे एक झुंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते थे, ये एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, इमेजिन कर लो ये एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ये इनकी कल्ट यहाँ पे रहती थी, ये एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, इनकी पूरी झुंड यहाँ पे रहती थी, ये एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, इनकी झुंड यहाँ पे रहती थी। अब ये ग्रीन ऑर्गेनिज्म इधर भी कुछ रहते थे, है ना। तो इमेजिन कर लो कि दिस इज वन आइलैंड which is separated by waters from all the side and this island contains different type of organisms। इमेजिन कर लो, ठीक है। अब होगा क्या बेटा कि ओवर प्रोडक्शन होगा, तो रेड का ओवर प्रोडक्शन होते गया। ओके, वैसे ही ग्रीन अपना ओवर प्रोडक्शन करते जाएगा, ये कॉमन एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म है, अपना ओवर प्रोडक्शन करते जाएगा, ठीक है। वैसे ही ब्लैक अपना ओवर प्रोडक्शन करते जाएगा, राइट। सो एवरीवन इज स्ट्रेसिंग ऑन द फूड, अपना ओवर प्रोडक्शन करते जाएंगे, बट खाना तो उतना है नहीं, है ना, खाना तो कम बचा है बेटा। तो जब खाना खत्म होते जाएगा, when there will be limited sources of food, जब खाना खत्म होते जाएगा, तो इन ब्लैक में से जो वीक प्रोजेनी है, जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, वो वीक प्रोजेनी कम होते जाएंगे। सिमिलरली ब्लू में से भी कुछ वीक प्रोजेनी कम होते जाएंगे, रेड में से भी कुछ वीक प्रोजेनी कम होते जाएंगे, और जो एविडेंटली रह रहा है वो ग्रीन है। अभी अंडरस्टैंडिंग है। सो ओवर प्रोडक्शन लेड टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब पहले ऐसा था बेटा कि ब्लैक जो है अपने झुंड में रहता था, है ना, और ब्लू अपने झुंड में रहता था, ग्रीन अपने झुंड में रहता था। बट नाउ when there was struggle for existence, when the entire food sources are completely getting used up, है ना, अब ऑर्गेनिज्म को कोई और फूड सोर्सेस पे जाना पड़ेगा। शायद ऐसा हुआ होगा कि ब्लू मरा और रेड वाले जो बर्ड्स है वो ऐसे ही क्रो जैसे बर्ड्स होंगे या क्रो जैसे एनिमल्स होंगे जो ब्लू को खाकर सरवाइव कर जाएंगे। Is that right? So in this piece of land there were only strong क्या बोलते हैं उसको, there were only strong type of individuals या representative of the group left behind, ठीक है। So एक छोटे से ही ग्रुप, एक छोटे से ही लैंड पीस में there are variations introduced because overproduction था, तो वेरिएशंस तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होंगे ही, बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस एंड वीक वेरिएशंस। Those variations which are strong, they could survive, they could struggle for existence, and they could leave back their genes, they could leave back their genetic material with the organism as the representative। तो अब ऐसा चांसेस हो सकता है बेटा कि ये इसके साथ मेट हो, ये इसके साथ मेट हो, ये इसके साथ मेट हो, बिकॉज हर ग्रुप का छोटा छोटा, देखो ब्लू का सबसे कम रिप्रेजेंटेटिव बचे हैं, राइट। तो ब्लू को भी अपनी जमात बढ़ानी है, ब्लू को भी अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है, राइट। सो नाउ द ब्लू ऑर्गेनिज्म विल ट्राई एंड मिक्स विद, ट्राई एंड ब्रीड विद, सिमिलैरिटी थोड़ी है, ट्राई एंड ब्रीड विद द रेड वन। सो जब ये वाला एक अलग वेरिएशन है, ये वाला एक अलग वेरिएशन है, दोनों जब ब्रीड करेंगे तो एक नया वेरिएशन शायद से जन्म ले सकता है। सो दैट ऑल टुगेदर इज अ न्यू स्पीशीज,
Is that very clear? So the third property which explains, the third property says that due to struggle for existence, the variations in different organisms were seen. Variations in different organisms were seen due to overproduction, और उस variations में भी the stronger variations, the stronger progenies, the stronger representatives of the group survive. और अगर ये स्ट्रॉन्गर प्रोजेनी है तो डेफिनेटली मेरे को पता है कि नेक्स्ट जो प्रोजेनी आएगी वो उससे भी बेहतर आएगी, वो उससे भी स्ट्रॉन्गर आएगी विद रिस्पेक्ट टू दी जीन क्वालिटी. Is that very clear? So the strongest representatives of the group will survive. डार्विन ने जो वेरिएशन है, डार्विन कॉल्ड these variations का मतलब क्या है? डिफरेंस. So Darwin called this variations as a sport. According to sport is the term used by Darwin. और यही वेरिएशन को ह्यूगो डी व्राइस ने बोल दिया म्यूटेशन. ठीक है बेटा, तो वेरिएशंस को डार्विन ने क्या बोला? स्पॉट. ठीक है, और उसी सेम कॉन्सेप्ट को किसी ने म्यूटेशन बोल दिया. किसने? ह्यूगो डी व्राइस ने. तो ये 3 पॉइंट्स आर मच मोर क्लियरर एंड क्रिस्टल क्लियर विद यू गाइस. ठीक है, तो हर एक ग्रुप के छोटे छोटे रिप्रेजेंटेटिव्स बच जाएंगे. ये रिप्रेजेंटेटिव्स एक पूरे पॉपुलेशन होलिस्टिकली देखो तो देयर आर वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सर्वाइविंग. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, अब इनके बीच में आपस में रिप्रोडक्शन हो सकता है. अगर आपस में रिप्रोडक्शन हुआ और ऑर्गेनिज्म फिट टू सर्वाइव है तो ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ले लो म्यूल, है ना. अब म्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ अ डोंकी एंड अ हॉर्स, राइट. बट म्यूल स्टेराइल है. कुछ ऐसे लूप होल्स होंगे, इसलिए नेचर ने म्यूल को स्टेराइल कर दिया. अब वो स्टेराइल है तो डेफिनेटली म्यूल कैन नॉट गो अहेड एंड प्रोड्यूस न्यू म्यूल. करेक्ट, बिकॉज नेचर समवेयर डाउन द लाइन न्यू कि अगर म्यूल्स को भी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी देती तो शायद प्रोजेनी वीक हो जाती, शायद हॉर्सेस और डोंकी का नंबर कम हो जाता और म्यूल्स पैदा होते. सो शायद म्यूल्स जो इकोसिस्टम है वो कंपैरेटिवली वीकर हो जाती, बिकॉज वहां पे हॉर्सेस कम हो जाते हैं, लोग म्यूल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. म्यूल्स might have given a negative impact with respect to the population. Is that right? So these are the 3 important points with respect to Darwin's theory, or या फिर Darwin's theory of natural selection. ठीक है, अब fourth and the most important strategy या फिर most important postulate is survival of the fittest. Survival of the fittest, or we can also call it as natural selection. Okay, now this survival of the fittest, ये जो slogan है, the slogan was not given by Darwin, though we correlate survival of the fittest with Darwin, but this statement was not used by Darwin, it was given by Herbert Spencer. ठीक है, तो उसने क्या बोला? Here only the fit organisms survive. Here fit का मतलब है reproductively fit.
ठीक है। सो जो नेचर है जो इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है, इतना ज्यादा क्रूअल है, तो उस नेचर में सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी वाला या एक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव या स्ट्रॉन्गर जीनोम वाला ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा। डार्विन डिड नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एंड जीनोम, ठीक है। तो उसने ये पूरी की पूरी जो इवोल्यूशन की स्टोरी है उसको ऐसे 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में आउटलाइन कर दिया। तो पहले उसने बोला कि कैसा हुआ होगा वंस अपॉन अ टाइम, जो हमारा एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म था उनने ओवर पॉपुलेशन कर दिया, वो पूरे अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश की, so there was overproduction. When there are overproduction, there are definitely chances of producing variations. More the number of progeny, greater is the chances of variation. ठीक है। But now what is happening, that the organism is growing in size, growing in number, but the food sources are very limited. ठीक है। But because of the limited food sources and overproduction of the individuals, there comes the struggle for existence. So when there is struggle for existence, when there is struggle for survival, when there is struggle for food sources, only those strong organisms they survive. So every group के कुछ stronger representatives survive, leading to giving rise to stronger variations. So there is, in other words, due to struggle for existence, there is screening of stronger variations. There is selection of stronger variation. ठीक है। एक बार स्ट्रॉन्गर वेरिएशंस मिल गए तो ये स्ट्रॉन्गर वेरिएशन और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स माइट मेट, ठीक है। सो मेटिंग से क्या हो जाएगा, मेटिंग होने के लिए द ऑर्गेनिज्म शुड बी फिट, द ऑर्गेनिज्म शुड बी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, दिस माइट लीड टू समथिंग कॉल्ड एज सेक्सुअल सिलेक्शन। एंड सेक्सुअल सिलेक्शन पॉसिबल है, मतलब इन अदर वर्ड्स ऐसा हो रहा है कि एक ही फैमिली है, एक फैमिली में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो सबसे बोलते हैं ना सुपर मेल सुपर फीमेल। सो जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ऑर्गेनिज्म है ना, देयर विल बी सेक्सुअल सिलेक्शन, राइट। सो जब मैं इसमें बोलता हूँ जनरली मैं डेफिनेटली ये बोलते रहता हूँ हमेशा दैट एनिमल किंगडम में the males are comparatively smaller and they're even more beautiful, they're even more smarter, but females को अगर देखोगे तो फीमेल बड़ी होती है, भद्दी होती है, तो females are less attractive when it comes to animal life. even human beings में भी ऐसे ही है, don't worry, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इतना होने के बावजूद फीमेल्स इतनी बड़ी और भद्दी होने के बावजूद फीमेल के लिए फीमेल के लिए देयर इज कंपटीशन, ठीक है। मेल्स आर स्मॉलर, दे आर फैंटास्टिक इन एनिमल लाइफ, एनिमल किंगडम, बट स्टिल दे हैव टू फाइट, दे हैव टू कम्पीट फॉर दैट भद्दी फीमेल। तो बोलने का मतलब क्या है, जो फिट ऑर्गेनिज्म है, जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ऑर्गेनिज्म है, वो हमेशा जाकर क्या करेगा, अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में लाने की कोशिश करेगा। सो डेफिनेटली if there is fit organisms surviving, if there are fit males surviving, definitely there will be sexual selection. The female will characteristically select the best possible male. तो यहाँ पे फाइटिंग हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे एंटीलोप जो होते हैं ना, एंटीलोप बारहसिंगे, एंटीलोप्स में देयर इज फाइटिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर हॉर्न्स, ओके। वैसे ही जो अपने शीप्स होते हैं, शीप्स में देयर इज हेड बैंगिंग, गोट्स में देयर इज हेड बैंगिंग, डॉग्स में आल्सो देयर इज सम सर्टेन टाइप ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, है ना। कुछ स्पेशल टाइप के सी लायंस होते हैं जो नाक फुलाकर, मैंने आपको शायद डॉक्यूमेंट्री वगैरह में दिखाया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे पीकॉक्स में दी brightness of the color, so every particular organism has his own strong strategy, is that right? So अगर
फिट ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं। ये वेरिएशंस हो गया है ना, स्ट्रगल हो गया, स्ट्रगल की वजह से वेरिएशंस वाले ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे हमको, ठीक है, वेरिएशंस वाले बच गए हैं, एंड जो बच गए हैं उनमें there is sexual selection, and sexual selection leads to even more stronger progeny, because यहाँ पे एक सेक्स दूसरे सेक्स को सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे फीमेल इज सिलेक्टिंग द मेल, ठीक है, और उस मेल में से भी इसलिए फीमेल किसको सिलेक्ट करेगी, जो बेस्ट पॉसिबल जीन्स कैरी कर रहा है, जो स्ट्रॉन्गर है ना। जब दो एंटीलोप फाइट करते हैं, जो जीतता है, द जीतने वाला विनर गेट्स द चांस टू फर्टिलाइज द फीमेल। Is that right? So this is how the nature is playing a game to select the best possible male या फिर best possible organism. So definitely अगर fit organisms रहेंगे, reproductively active organisms रहेंगे, तो sexual selection is easily possible, and sexual selection leads to sexual reproduction. Sexual selection leads to selection of the best possible genome. ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल जीनोम मिला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ऑफ टू डिफरेंट या वेरिएबल ऑर्गेनिजम्स, सो जन्म होगा नए स्पीशीज का। सो फिफ्थ पॉइंट जो है, अब मैं फिफ्थ पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। Origin of new species. तो the story is very simple, right? Story कैसी है? ओवर प्रोडक्शन करो, है ना, पहले तो ओवर प्रोडक्शन करो, और ओवर प्रोडक्शन से नेचर खुद सिलेक्ट कर रही है, नेचर खुद छाट रही है, तो नेचर ने ही चांस दिया कि चलो ओवर प्रोडक्शन करो और स्ट्रगल करो अपने आप में, और अपने आप में स्ट्रगल करके ऊपर आओ, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिजम्स बचेंगे, पूरे पॉपुलेशन में से स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिजम्स बचेंगे, मतलब वेरिएबल ऑर्गेनिजम्स बचेंगे, वेरिएबल ऑर्गेनिजम्स बचेंगे, दैट मींस दे जो भी बचे हैं दे आर ऑल फिट to survive, they are all reproductively active, and reproductively active organisms are selected by the process called as sexual selection, and this sexual selection leads to formation of new species। ठीक है, अब डार्विन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये पूरी की पूरी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए he took the example of the different breeds of dogs. That time UK was obsessed with the dogs, है ना, अलग अलग टाइप के, वो फैशन बन गया था। आज भी वहां पे डॉग्स का कल्चर बहुत है, बहुत ज्यादा, मतलब there are a few malls and there are very casual rules for taking your pets in the shopping malls. इंडिया में तो ये सब चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है। Anyways, so that time in UK was obsessed with dogs. तो डार्विन ने ये चीज एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इमेजिन करो, मैंने आपको बताया कि एक फ्रेंच बुलडॉग है which is a blend या फिर इट्स अ क्रॉस ब्रीड ऑफ अ पग एंड अ बुलडॉग, ठीक है, बुलडॉग और पग का मिक्सचर है, करेक्ट, और एक फ्रेंच बुलडॉग बन रहा है। सो उसने ये बोला कि अगर मेरे को एक न्यू ब्रीड प्रोड्यूस करनी है ना, एक नया ब्रीड ऑल टुगेदर प्रोड्यूस करना है डॉग्स का, तो ये ब्रीडर्स क्या करते हैं, टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट, अगर एक पग है तो एक पग को ही सिलेक्ट करेगा नेचुरली, ठीक है, बट अगर मेरे को नया कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस करना है, व्हाट डू आई डू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मेरे को जो भी ब्रीड चाहिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मेरे को अगर छोटा सा डॉग चाहिए तो मैं एक आउट ऑफ द टू पेरेंट एक छोटा डॉग कंसीडर करूंगा, मेरे को फेशियल अपीयरेंस कैसे चाहिए उसके हिसाब से मैं एक डॉग चूज करूंगा, ठीक है। सो what was the breeder doing? The breeder was trying to produce a new species. I will call it as a breed because technically species बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। So to produce a new breed, the breeder selected those organisms which he wanted or the characteristics of whom he wanted in the next progeny, ठीक है। So जो ब्रीडर है उसने एक ब्रीड एक्स लिया, एक ब्रीड वाई लिया, और ये एक्स और वाई जो है कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट है ना, बट
इमेजिन करो, कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट है। अगर नेचर में रहे तो ये एक दूसरे से के पास कभी नहीं आते, है ना, एक दूसरे के पास कभी मेटिंग के लिए नहीं आते। बट कंडीशन ऐसी है कि इंसान क्या कर रहा है, खुद सेलेक्ट कर रहा है और उनको ब्रीड करा रहा है और एक नया प्रोजेनी जनरेट करवा रहा है, राइट। सो डार्विन ने ये बोला दिस इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब यही चीज को आप नेचर में जोड़ दो, आप यही समझो कि ऐसा सिंपल, ऐसा ही प्रोसीजर हो रहा है इन दी नेचर, बट देयर द एडवेंट ऑफ ह्यूमन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन इज नॉट देयर, देयर द इन्वॉल्वमेंट इज ऑफ नेचर। नेचर अपने आप को बदलता है, नेचर अपने आप को यहाँ पे बदल रहा है। देखो नेचर बदल रहा है, फूड कम होते जा रहा है, कंपटीशन आ रहा है, कंपटीशन की वजह से वेरिएशंस वाले, जो स्ट्रॉन्गर वेरिएशंस वाले सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है। सो जो फिट ऑर्गेनिजम्स, हर रिप्रेजेंटेटिव, हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बचा है, अब हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रोजेनी को इंक्रीज करने के लिए इट विल नाउ ट्राई टू डू सेक्सुअल सिलेक्शन अमंग्स देम, एंड इफ दे आर डूइंग, इफ टू डिस्टिंक्ट variety या distinct breeds of organisms, they या फिर two different species of organisms they hybridize या they reproduce, they mate, they will give rise to new species, origination of new species. So that is how this beautiful nature has got this wonderful biodiversity. So this is how the entire saga of evolution continues according to Darwin. इतना समझा है बेटा? ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। 40 मिनट हो गए। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको आपके भेजे में रखना है, ठीक है। तो इससे ही डार्विन का जो सपोर्ट था, डार्विन किसको एक्सप्लेन कर सकता था? डार्विन होमोलॉगस ऑर्गन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था। क्यों? ओके, डार्विन अडैप्टिव रेडिएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था। अडैप्टिव रेडिएशन में हमने एग्जांपल्स बात किए थे विद रिस्पेक्ट टू मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इज दैट राइट? सो अडैप्टिव रेडिएशन में अपना Darwin's finches is also one of the example. He said no, कि just to adapt to different sources of food present in the different island of Galapagos, the common ancestor, that is ground finch का population underwent changes in the beaks, underwent involvement of variations, and there from the common ancestor ground finch there were different type of organisms having different shapes of beak evolved. समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। So these are a few points with respect to Darwinism. इतना समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो डार्विनिज्म में हमारे पॉइंट्स इतने ही हैं। I really do not want to take up criticism and neo-Darwinism in this particular class. ठीक है, तो एक काम करते हैं, न्यू-डार्विनिज्म और डार्विनिज्म का जो क्रिटिसिज्म और न्यू डार्विनिज्म अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं along with another theory that is mutation theory. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे tomorrow you are getting 2 subsequent classes. ठीक है, I hope the concept is very clear. इस concept में गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। concept बहुत ही simple है अगर आपने इसको ऐसे समझा। ठीक है, if you are just going ahead and mugging up things और इसको भी आपको समझना है तो आपके पास नोट्स में मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो वहां पे सिर्फ एग्जांपल्स ज्यादा दिए हैं। सो वो एग्जांपल ज्यादा इसलिए दिए हैं सो दैट आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ के समझ रहे हो, बट आपको तो यहाँ पे समझाया जा रहा है। There is characteristically difference between Lamarckism and Darwinism. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे ही 5 पॉइंट डार्विन के बारे में कुछ अच्छी मीठी बातें कर लो, फिर ये 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर लो one after the other. You cannot go wrong in the order. Is that very clearly understood? ठीक है, so लास्ट का जो क्लास था वो मैंने पता नहीं वो एंडिंग जो वर्बैटम होता है उससे खत्म नहीं हुआ, मैं बीच में ही रुक गया वीडियो।
मेमोरी फुल हो गई शायद. So that is all for today. Thank you so much for being with me. Thank you so much for watching the video. And I hope things are getting better and things are getting much more retention quality आपकी बढ़ गई होगी. Okay, take good care of your health. Get a little more discipline in your life if you haven't got it yet. है ना, इसीलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में बोला है. कुछ बच्चे काम पे लग गए हैं, ठीक है, बट अभी भी अगर आपको लगता है कि मैं बाद में कर लूंगा, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं बाद में आई एम गॉड गिफ्टेड, ऐसा अगर आपको लगता है तो यू हैव माय ब्लेसिंग्स आल्सो. ठीक है, तो ऐसे अगर आपको लगता है तो कंटिन्यू करो, आपकी मर्जी है बेटा, है ना, बिकॉज अब ऐसा हो गया है कि आपकी मर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल अप्रोच. ठीक है, तो एनी विच वेज, और ज्यादा बेतुकी भाषण ना देते हुए लेट मी वाइंड अप टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच फॉर your support and patience. Have a good day and God bless you. Bye bye.